अगर कोई पूछे कि शुरुआती क्रिटेशियस में उत्तरी अमेरिका का राजा कौन था, तो अधिकांश लोग इसकी व्यापक प्रसिद्धि के कारण टीरेक्स के बारे में सोचेंगे। वास्तव में कुछ लोगों का मानना है कि टीरेक्स और दूसरे टायरानोसॉरिड्स ही ऐसे मांसाहारी थे जो क्रिटेशियस में उत्तरी अमेरिका में राज करते थे। हालांकि एक और राजा था जो ना टीरेक्स था ना ही कोई और टायरानोसॉर, बल्कि एक कार्करोडोंटोसॉरिड था। ये एक हिंसक मांसाहारी था और क्रिटेशियस युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में मौजूद टीरेक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा थेरोपॉड था। ये एक्रोकैंथोसॉरस था। टीरेक्स के उपविजेता होने के बावजूद एक्रोकैंथोसॉरस एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी था। जब उसके अवशेष पहली बार 1940 के दशक में मिले तो इसके विशालकाय होने का स्पष्ट था, लेकिन जब 1990 के दशक में इसके अधिक संपूर्ण अवशेष मिलने लगे तो ही उसके वास्तविक आकार को सही से समझा जा सका। और अवशेषों के आधार पर जीवाश्म विज्ञानियों ने अनुमान लगाया कि सबसे बड़े व्यक्तियों की लंबाई 11.5 मीटर या 38 फुट तक हो सकती थी, जो कि टाइटस और स्टैन जैसे कुछ प्रसिद्ध टीरेक्स के अवशेषों के बराबर या उनसे भी बड़ी थी। हालांकि अधिक संकीर्ण और कुछ कम मजबूत होने के कारण एक्रोकैंथोसॉरस टीरेक्स से थोड़ा हल्का था, लेकिन ये कितना हल्का था ये अभी अनिश्चित है। मूल रूप से जीवाश्म विज्ञानियों ने इसका वजन लगभग 4.5 टन का माना, जबकि हाल ही में की गई अध्ययनों ने इसका वजन 3.6 से 5.5 टन के बीच बताया है, और कुछ लोग इसको इससे भी भारी मानते हैं। शायद 6 टन या उससे भी अधिक हो सकता था। एक्रोकैंथोसॉरस के विशाल आकार ने इसे न केवल एक आकर्षक प्राणी बनाया, बल्कि अपने समय का मुख्य शिकारी भी बनाया, जिसने इसे विभिन्न प्रकार के शिकार पकड़ने की अनुमति दी। और जीवाश्म विज्ञानियों के अनुसार इनमें ऑर्निथोपॉड्स, एंकाइलोसॉर्स और सबसे दिलचस्प सौरोपॉड शामिल थे। ये विश्वास कि ये एक विशाल हथियारा था एक सौरोपॉड की खोज से आया था, जिसकी हड्डियों पर दांतों के निशान थे जो एक्रोकैंथोसॉरस के समान थे। माना जाता है कि ये विशेष रूप से सौरोपॉड एस्ट्रोडॉन और शायद विशाल सौरोपोसाइडन का शिकार करता था। हालांकि ये निश्चित रूप से केवल कमजोर या युवा व्यक्तियों को ही लक्षित करता होगा। एक्रोकैंथोसॉरस के ऐसे बड़े शिकार को निपटने के कारण ये प्रश्न उठा कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर लेता था, और खोजे गए काटने के निशान से ये स्पष्ट था कि इसका मुंह इस उत्तर का एक हिस्सा है। इसमें कई बड़े खंजर जैसे दांत थे जो सेरेटेड और कर्व्ड थे, मांस को गहराई से काटने के लिए पूर्ण, और एक शक्तिशाली दंश भी इसके शस्त्रागार में शामिल था। एक अध्ययन में बताया गया कि इसका अधिकतम 16,900 न्यूटन तक शक्ति प्रयोग कर सकता था, जो एक ब्लैक बेयर के दांत की बाइट से 8 गुना तक शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली दंश इसके विशाल स्कल के कारण था, जो 1.23 मीटर या 4 फुट तक लंबा हो सकता था। हालांकि स्कल सच में बहुत बड़ा था, फिर भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि ये संकीर्ण था और आंखों के सामने एक बड़ा छेद था, जिससे इसका स्कल अन्य बड़े थेरोपॉड्स के स्कल की तुलना में हल्का माना जाता है। इसने एक्रोकैंथोसॉरस को शिकार पर हमला करते समय आसानी से अपना मुंह हिलाने की अनुमति दी, जो एक उपयोगी सुविधा थी। हालांकि इसका दंश अधिक शक्तिशाली था, लेकिन सौरोपॉड्स को आसानी से मारने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यही कारण है कि एक्रोकैंथोसॉरस के पास एक और संपत्ति थी, उसके फोरलिम्स। जीवाश्म विज्ञानियों ने देखा कि ये अच्छी तरह से निर्मित थे और अत्यधिक मांसल होते होंगे। इसके अलावा भुजाओं की हड्डियां कई जोड़ों में एक दूसरे से नहीं मिलती, जो बहुत अधिक उपास्थि की उपस्थिति का संकेत देती हैं, जिससे विज्ञानियों को यह विश्वास हो गया कि एक्रोकैंथोसॉरस अपनी भुजाओं का बहुत अधिक उपयोग करता होगा। और चूंकि ये यात्रा के लिए उपयोग किए जाने लायक लंबे नहीं थे, इसलिए ये तय किया गया कि संभवतः उनका उपयोग हत्या के लिए किया गया होगा। और ये विश्वास दोनों हाथों पर 3 तेज धार वाले पंजों की उपस्थिति से समर्थित था, जिसमें पहली उंगली पर सबसे बड़ा पंजा था। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी भुजाएं शिकार करने के लिए प्रयुक्त थीं। उनकी विशिष्ट भूमिका क्या थी, ये विशेष रूप से अनिश्चित है, और उसके मुंह का भी कुछ ऐसा ही मामला है, जिसके कारण इसके शिकार के तरीकों पर कई सिद्धांत सामने आए हैं। अब तक की सबसे स्वीकृत बात यह है कि क्योंकि भुजाएं इतनी लंबी नहीं थी, एक्रोकैंथोसॉरस पहले सर पर हमला करता होगा, फिर अपने विशाल जबड़ों से शिकार को पकड़ लेता होगा, जिसके बाद ये शिकार को भागने से रोकने के लिए उसको अपने पंजों में फंसाता होगा। इसके साथ ऐसा माना जाता है कि मध्यम आकार के शिकार को ये अपनी भुजाओं से अपने शरीर की ओर खींचता होगा, जबकि बड़े शिकार के साथ ये खुद को अपने शिकार की तरफ खींचता होगा, जिसके साथ साथ ये बहुत ही घातक तरीकों से काटता होगा।
इसके शिकार करने के तरीकों पर कई और रचनात्मक विचार भी हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि शायद ये अपने शिकार को अपनी भुजाओं से धकेल देता होगा। हालांकि यह असंभव है क्योंकि उसके पैर मजबूत और संतुलित थे, जिसका अर्थ है कि ये ऐसे जानवरों से लड़ता और उनका शिकार करता था जो या तो खड़े या इधर उधर घूम फिर रहे होते थे। और अगर एक हथियारादंश और घातक पंजे पर्याप्त नहीं थे, तो जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि एक्रोकैंथोसॉरस एक झुंड शिकारी था। यह अनुमान ग्लेन रोज ट्रैकवे से आता है, जहां पर एक प्रसिद्ध स्थान पर कई थेरोपॉड्स के ट्रैक्स मिले जो 12 सॉरोपॉड्स के पीछे एक ही दिशा में चल रहे थे। लंबे समय तक ये सोचा जाता रहा कि ये ट्रैक्स एक्रोकैंथोसॉरस के थे, जिससे ये विचार आया कि ये एक झुंड शिकारी था। हालांकि निश्चित रूप से संभव है। कुछ जीवाश्म विज्ञानी इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि कुछ पैरों के निशान एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और सॉरोपॉड्स के कोई भी पैरों के निशान चाल बदलने का संकेत नहीं देते, जो किसी भी ऐसे जानवर को करना चाहिए जिस पर हमला हो रहा हो। भले ही ये झुंड शिकारी नहीं था, फिर भी ये माना जाता है कि एक्रोकैंथोसॉरस अपने आप से बड़े शिकार को पकड़ने में असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता था। और इसकी खासियत यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें एक और अत्यधिक अनोखा पहलू था जो स्पष्ट रूप से इसकी प्रसिद्धि का कारण बना। इसकी न्यूरल स्पाइन्स। ये लंबी स्पाइन्स उसकी गर्दन, पीठ, कूल्हों और पूंछ के एक हिस्से तक फैलती हुई कशेरुकाओं पर स्थित थीं। ये उन कशेरुकाओं की लंबाई से दुगने से भी अधिक थीं, जिनसे ये जुड़ी हुई थीं। हालांकि ये स्पाइनोसॉरस की रीढ़ जितनी अधिक लंबी नहीं थी, जो कई गुना लंबी थी, लेकिन फिर भी इसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिससे इसका नाम एक्रोकैंथोसॉरस पड़ा, जिसका अनुवाद ऊंची रीढ़ वाली छिपकली होता है। कोई भी निश्चित नहीं कि वास्तविक जीवन में ये स्पाइन्स कैसे दिखते थे। क्या इनसे एक छोटा सेल बनता था या हम्प? हालांकि हाल ही में ये देखा गया है कि ये स्पाइन्स काफी मसल होते होंगे, जिससे इस बात पर आम सहमति बनी कि इसका स्वरूप एक हम्प या रिज जैसा होता होगा। और इसके उद्देश्य के बारे में विज्ञानियों का मानना है कि ये कुछ भी हो सकता था, संचार से लेकर टेम्परेचर कंट्रोल तक, वसा भंडारण या फिर प्रतिवर्तियों को डराने धमकाने के लिए। चाहे इनका उपयोग जैसा भी हो, न्यूरल स्पाइन्स निश्चित रूप से एक्रोकैंथोसॉरस की सफलता में रुकावट नहीं बनी, जो कि क्रिटेशियस युग के मध्य और अंत में उत्तरी अमेरिका का मुख्य शासक था, जो मुख्य रूप से टेक्सास, ओक्लाहोमा और वायोमिंग में निवास करता था। हालांकि इसकी सीमा और भी अधिक व्यापक हो सकती थी, क्योंकि इसकी उपस्थिति के आंशिक प्रमाण मैरीलैंड में पाए गए हैं। और क्योंकि ये उस समय का सबसे बड़ा मांसाहारी था, एक्रोकैंथोसॉरस विभिन्न प्रकार के वातावरण में विस्तृत हो सकता था, लेकिन इसका रुझान पानी के करीब के निवास स्थलों की ओर रहता था, जैसे कि टेक्सास में ये फ्लड प्लेन्स और मड फ्लैट्स में रहता था, जो तटरेखा के नजदीक थे। इस समय के दौरान टेक्सास में भी आंशिक रूप से बाढ़ आ गई थी और एक्रोकैंथोसॉरस ने इस प्रवाह को एक उथले समंदर के रूप में देखा होगा। इसकी विस्तृतता के कारण एक्रोकैंथोसॉरस कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व में था। उनमें कुछ प्रसिद्ध डायनासोर्स भी थे, जैसे सौरोपेल्टा, टेनोंटोसॉरस, डायनोनिकस और सौरोपॉड्स, जिनका पहले भी जिक्र किया गया है, और साथ ही गोनोडोंटिया और ओविराप्टरोसॉरियन भी थे। और डायनोनिकस की उपस्थिति के संबंध में विज्ञानियों का मानना है कि आकार में अंतर के कारण वयस्क एक्रोकैंथोसॉरस के लिए डायनोनिकस से कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा नॉन डायनासोर्स भी थे, जैसे न्यूसूकियंस, मैमल्स, मछलियां, छिपकलियां और कछुए। इन सभी जीवों में से कोई भी विशेष रूप से मांसाहारी एक्रोकैंथोसॉरस के आकार के करीब भी नहीं पहुंच पाया, जिसने वास्तव में उसे राजा बना दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि ये खतरों से बचा हुआ था, क्योंकि कुछ नमूनों में स्कल और न्यूरल स्पाइन्स में नुकसान क्षति के संकेत मिले हैं, लेकिन इस क्षति के कारण ज्ञात नहीं है। शायद प्रतिद्वंद्वी एक्रोकैंथोसॉरस या संघर्ष करते हुए बड़े शिकार, और दुर्भाग्य से इसके सभी लक्षण और विशेषताएं जिन्होंने इसको शीर्ष शिकारी बनाया, इसे इसके अंतिम विनाश से नहीं बचा सकी, और यह अंततः लेट क्रिटेशियस से पहले और टीरेक्स के उद्भव से पहले ही लुप्त हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जानना बहुत दिलचस्प होता कि अगर ये दोनों कभी मिले होते तो दोनों के बीच किस प्रकार का संवाद होता। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।